Hello students, today we are going to start a new chapter and it is also the last chapter of biology. It is management of natural resources. This chapter is very much important, बहुत ज़रूरी है ये इसको समझना है। तो 4 मार्क्स का ही, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो एक साइंस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें जो हमको जब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स, इसमें सबसे मेन टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो आपने देखना कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड in an environment is natural resource। एक इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हम यूज करें तो वो नेचुरल रिसोर्स है। तो आप इन जो सिंपल वर्ड्स आप ये बताओगे कि जो भी चीज़ें हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स में अगर मैं नाम ले लूँगा तो नाम लेने से हमारे पास फॉरेस्ट नेचर रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ नेचर रिसोर्स है, वाटर बॉडीज नेचर रिसोर्स है, जो साइल है वो नेचर रिसोर्स है, हवा जो है हमारे पास है वो नेचर रिसोर्स है, सनलाइट है वो नेचुरल रिसोर्स है, कोल एंड पेट्रोलियम है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कंस्टिट्यूट नेचुरल रिसोर्स। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करता है ह्यूमन बीइंग इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है अपनी लाइफ में, और इसलिए हमें ह्यूमन बीइंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम इनको इस तरह से कंज्यूम करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने से क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। अगर हमारी मैनेजमेंट सही है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी ह्यूमन बीइंग के लिए जो है इंश्योर करना कि हर एक इंसान जो है उसका फ़ायदा ले सके, लेकिन उसको जो है यूज़ जो है एक्स्ट्रा यूज़ ना हो और इसका वेस्टफुल जो है यूज़ ना हो कि जो नेचुरल सोर्सेज को है खामों का वेस्ट ना किया जाए, ताकि हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है, आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है, ये सारा डेवलपमेंट है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट द नेचुरल रिसोर्सेज बी मेड फॉर यूज टू द प्रेजेंट जनरेशन एंड दे आर आल्सो बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रखें। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर आज हम इनको यूज़ कर दें, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल ही नहीं हो तो वो गलत बात हो जाएगी। सपोज हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम है। अब देखिए हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम है, हम उसका क्या करते हैं, जुडिशियस यूज़ हमें करना चाहिए। हमें कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर आने वाली जनरेशन जो है वो हमें ये बताए कि नेचर ने कोई एक रिसोर्स दिया था, अगर उस रिसोर्स को अच्छी ढंग से यूज़ हुआ होता तो वो उनके लिए भी अवेलेबल हुई होती। लेकिन अगर हम इसका यूज़ जो है जुडिशियस यूज़ ना करें तो ये आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो जाएगा, और ख़त्म होने के साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट को तबाह करके बर्बाद करके भी रख देगा। इसलिए हमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है, सपोज मैं बताऊंगा हमारे जंगल में एक जड़ी बूटियाँ उग रही हैं, उन जड़ी बूटियों का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है
है तो नेचर ने तो हमें बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, लेकिन क्या हम उस जड़ी बूटी का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। अगर मैनेजमेंट है तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक जंगल में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक पेड़ है वो बहुत इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, मेडिसिनल वैल्यू है, हम क्या करें कि उन सभी प्लांट्स की मेडिसिन बना दें और बाद में वो प्लांट्स ही ख़त्म हो जाएं। दिस इज़ नॉट द मैनेजमेंट। हमें क्या करना चाहिए, जो प्लांट्स मेडिसिन बनाने के काबिल हैं उनकी मेडिसिन बनाई जाए और मेडिसिन भी उतने ही प्लांट के बनाए जाए ताकि वो एकदम में ख़त्म नहीं हो जाए उनकी स्पीशीज़। हमने क्या करना है, उन प्लांट्स को फिर से रिफॉरेस्ट करना है, अलग अलग जगह पे उसके स्पीशीज़ को प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन को इंकरेज करेंगे, उसके बाद हमारे पास वो मेडिसिन भी बनती रहेंगी और प्लांट्स भी बनते रहेंगे, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ता रहेगा और हमारे इन्वायरमेंट पे भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी मैनेजमेंट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट क्या आज ही आई है या ह्यूमन बीइंग जब से ज़मीन पे आया है तब से है? तो मैनेजमेंट तो थी, सबसे पहले भी थी। आपको मैं बताऊं कि जब हम बहुत एनिशिएंट टाइम में देखते हैं कि उस समय में भी लोग क्या करते थे, राजस्थान में जाओगे वो डैम बनाते थे, जो वो लेक बनाते थे, इसलिए कि वहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स उनको होती थी कि पानी जो बारिश का आता है उसको कंजर्व किया जाए, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखा जाए। तो उनकी एक मैनेजमेंट थी। इसी तरह से पुराने टाइम में भी जो है राजा महाराजा लोग जो है वो लोगों के लिए क्या करते थे, कैनल जो है निकालते थे, उन कैनल जो है इरिगेशन के लिए पर्पस के लिए जो है वो लोग यूज़ करते थे। अब देखिए इसमें क्या मैनेजमेंट दिखी आपको कि एक दरिया में पानी चलता जा रहा है, वो पेरिनियल दरिया है, उसमें पानी चलता जा रहा होगा, वो हम उस पानी को जाने दें सीधा समुद्र में ऐड हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समुद्र में पानी जब चले जाएगा फिर हमारे किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। जब वो हमारे खेतों के बीच से फ्लो कर रहा है हमें उस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए और भी जो उसके जो नेविगेशन के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अगर हम फायदे उससे लेते हैं तो देन वी कैन से वी हैव प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह से जो सपोज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट की बात करेंगे तो कैजरी ट्री मूवमेंट आती है। इसको कैजरी आंदोलन भी बोलते हैं। तो राजस्थान में एक एरिया है, वहाँ पे क्या हुआ कि कैजरी ट्रीज थे और आई थिंक 1731 के आसपास इन्होंने क्या किया कि जो ये दरख्त थे लोकल लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है मना किया कि भाई कैजरी ट्रीज को ना काटा जाए क्योंकि ये ट्री जो है हमारी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली जो है बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई जो है एक ये ट्राइबल जो है पीपल वहाँ राजस्थान में थे, उनकी एक ये लीडर है अमृता देवी करके थी समझो, इन्होंने ये मूवमेंट चलाई और ये जो इनका फेथ क्या था, इनका बिलीफ क्या था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना वो उनको अपना देवी देवताओं की तरह मानते थे और इसीलिए कोई भी उनमें इंक्रोचमेंट या पोचिंग करता था तो ये उसको जो है नहीं करने देते थे और इसी वजह से ये जो मूवमेंट है वो मशहूर हुई, दूसरी जगह पे भी गई और इसी तरह से जो वहाँ पे वो लोग जो है सक्सेसफुल हो गए कैजरी ट्रीज को बचाने में। तो फिर लोगों को एहसास होने लगा कि जो फॉरेस्ट कवर हमारे घरों के आसपास है वो हम लोगों के लिए और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें ही उसका प्रोटेक्शन करना है क्योंकि ये फॉरेस्ट एक बहुत बड़ी वेल्थ है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इससे फ्रेश एयर आती है, हमारे साइल की कंजर्वेशन होती है, इन्वायरमेंट साफ रहता है, ठीक है, बहुत सारे टिम्बर भी हमें देते हैं टाइम टू टाइम,
मॉइस्चर जो है हमारे ज़मीन में रहता है, मतलब देयर आर सो मैनी जो है बेनिफिट ऑफ दिस फॉरेस्ट विच आर प्रेजेंट अराउंड आवर हाउसेस। तो हमारे घरों के आसपास जो फॉरेस्ट है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन फॉरेस्ट की जो कवर को प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है और भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज करेंगे, इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आजकल के टाइम में देखो इन्हीं के नाम पे जो है नेशनल अवार्ड्स भी बनाया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके इनके नाम पर। तो इस तरह से इसके बाद जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, सुंदरलाल बहुगाना, ठीक है। रैनी एक जगह पे है, ये गढ़वाल में, गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ, उत्तराखंड में बोलते हैं, उत्तराखंड में जो गढ़वाल एक जो जगह का नाम है, रैनी एक विलेज का नाम है, वहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, चिपको आंदोलन लगाया। चिपको आंदोलन जो है इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने सपोर्ट किया और इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था लोकल, उसको क्या दिया था, टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए फॉरेस्ट जो ट्रीज थे वो कट डाउन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि जो खासकर महिलाएं लोग जो थे, वो फीमेल्स लोगों ने क्या किया, उन्होंने हग द ट्री मूवमेंट चलाई। हग द ट्री, हगिंग द ट्रीज के जाके आसपास जो है हग करने शुरू हो गए और उन्होंने बोला कि हमें काटो, फिर उसके बाद ट्री कटेगा। तो इस तरह से उन्होंने मूवमेंट चलाई और वो मूवमेंट फिर जो है पूरी कम्युनिटीज में फैल गई और वहाँ पे कितने ही लोगों ने सेक्रीफाइस भी किया। किस लिए किया कि हम जो है फॉरेस्ट के कवर को बचा पाए। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि देयर आर सम एग्जांपल्स हमें ये विच इंस्पायर्स अस हाउ टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट कवर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस। तो आपको मैं ये बताऊं कि ये जो फॉरेस्ट है ये और वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, तब लोगों को ये जो है 1780s के आसपास हुआ है, तब लोगों को जो है ये पता था कि किस तरह से हमारे पास फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ जो है इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जब हमने बात की तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इसमें हम पढ़ेंगे और फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि वाटर फॉर ऑल, ये भी चीज़ मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे कि सबसे पहले आपको कोई बताएगा कि एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट के एडवांटेज आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हमें फॉरेस्ट से क्या मिलते हैं, टिम्बर मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, साइड कंजर्वेशन, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है फॉरेस्ट, क्योंकि इनका जो है होम जो वाइल्ड लाइफ है इनका घर ही फॉरेस्ट होता है। ठीक है, परिंदे वहाँ पे रहते हैं, टाइगर, लायन जैसे आपने देखा होगा घने जंगलों में रहते हैं। इस तरह से फूडर जो है फॉर कैटल के लिए हम फूडर भी जो है वहाँ से लाते हैं। इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट क्लीनर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंज्यूम करके हमारा जो इन्वायरमेंट है फ्रेश और जो फिर से जो है उसमें जो मतलब कि रिफ्रेश करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ये भी जो है इसका है। अभी घर के जो टिम्बर कंस्ट्रक्शन जो प्लांट बड़े हो जाते हैं
वो टिम्बर जो है उनसे निकाल कर हाउस कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेज, रेलवे जो है रेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉरेस्ट से बनाते हैं। अभी फॉरेस्ट से रेजिन बनाते हैं, वो जो है मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है। सो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। और वाइल्ड लाइफ का आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारे जो जंगलों में जो जंगली जानवर रहते हैं, दैट कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ भी जो है आपको पता है कि ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम ये एक इकोलॉजिकल बैलेंसमेंट बनाने में जो हेल्प करते हैं। ये जो है एक नेचुरल हेरिटेज के तरह होता है। आपको पता है कि इसमें तरह तरह के जानवर होती हैं, उनकी तरह तरह की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हमें उनकी स्टडी करने से एक लाइफ का एक नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज जो है, ब्रॉड व्यू मिलता है। इसी तरह से हम उनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। उस स्टडी और रिसर्च वर्क के लिए वाइल्ड लाइफ जो हमें बहुत काम आती है। इसी तरह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस एक इकोसिस्टम में मेंटेन रहता है, तो वो हमारा तभी रहेगा जब भी हमारे वाइल्ड लाइफ जो है सेफ्टी से और कंफर्टेबली जो है वो सस्टेन और ग्रो कर रही हो। इसी तरह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है दे कंस्टिट्यूट नेचुरल रिसोर्स जो है। एंड ह्यूमन बीइंग को पोचिंग या किलिंग या हंटिंग उनकी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप ये सोचिए कि नेचर में हम भी एक नेचर का एक हिस्सा हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सारा नेचर बनाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर एंड हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेचर है उसकी प्रोटेक्शन जो है, अगर हम अच्छे इंटेलिजेंट है, हमारा ब्रेन जो है अच्छा डेवलप ऊपर वाला ने बनाया है, तो हमारा जो एफर्ट्स होने चाहिए, हम आवर एफर्ट्स इज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड उनको मैनेजमेंट भी हमारा ही फर्ज बनता है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, जैसे पुराने टाइम में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे एक स्नेक, सिंपल स्नेक की एग्जांपल दूंगा मैं। स्नेक्स की जो स्किन होती है वो लेदर इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसकी स्किन से लेदर के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम जंगल में स्नेक्स को चुन के मारना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा? स्नेक्स क्या करता है कि जो वर्मिन है हमारे जो फसलों के, जैसे मोल हो गया, ठीक है, रैट हो गया, इस तरह से जो हमारे चूहे वगैरह जो है ये स्नेक्स खा लेते हैं। अगर स्नेक्स ही मार दोगे तो इनके पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और डायरेक्टली क्या करेंगे? ये हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा। अगर क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा तो इस तरह से अगर कोई भी जानवर अगर हमारे फॉरेस्ट में हम उसको नुकसान पहुंचते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो फिर से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें चाहे कि जो भी हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट एनिमल्स हमारे वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कंफर्टेबली अच्छी तरह से वहाँ रह सकें और उनकी प्रोटेक्शन भी करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हुआ है कि टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हुआ है। आजकल जो है हमारे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन को फिर रिस्टोर कर दिया है, और इसीलिए कि ये साइंटिफिक एफर्ट्स और अभी ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज ये बोला जा रहा था कि टाइगर जो है आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और बल्क पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में टाइगर्स की है इस समय में। दिस इज़ गुड थिंग। और आपको ये पता है कि हमारे पास और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारे यहाँ पे रहती हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने हम उनको बनाया है किसी स्पेशल काम के लिए, और हमारा अपना स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए उनको नहीं बनाया गया। अगर हम एक जूता या अपना जैकेट बनाने के लिए उसको मार दें उसकी स्किन लेने के लिए, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आवर ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और इसीलिए जो भी कोई हंटिंग करता है या कोई भी स्पीशीज़ जो हमारे जंगल में रह रही है, वो एक ड्यूटी है हमारी, और हमें उसकी प्रोटेक्शन करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप जो है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनमानी करके आपके फॉरेस्ट में कोई शिकार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जंगली बकरी मार रहा है, कोई मुर्गे मार रहा है। दिस इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली जो है वो, एंड दिस इज़ इलीगल नाउ। अब देखिए इसके बाद मैं बताऊंगा कि वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल का क्या कंसेप्ट है?
कि देखिए वाटर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से कोई भी स्पीशीज़ है उसमें कम से कम 70% जो है वाटर होता ही होता है। सो वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल द लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो हमारे जो लाइफ फॉर्म्स है उनको वाटर की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये चाहिए कि हर एक लाइफ फॉर्म्स को वाटर जो है अच्छी तरह से सेफ एंड क्लीन जो है वाटर अवेलेबल हो, ताकि वो अपने जो है वो ग्रो कर सके और सस्टेन कर सके। अभी आपको मैं बताऊंगा कि जैसे सपोज मैं बताऊंगा कि वाटर जो है, वाटर हम जो लेते हैं लेक्स से लेते हैं, पॉन्ड से लेते हैं, रिवर और रेन, ठीक है, ये स्प्रिंग्स हैं, ट्यूबवेल, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है, ये वाटर जो है इन दीज आर द वाटर बॉडीज फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि लेक्स, पॉन्ड्स ये क्या करते हैं कि रीजनरेट पानी जो है, रिस्टोर जो है, बारिश जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के टाइम में ये फिर से जो है अपने आप को रीजनरेट करते हैं, मतलब कि रिस्टोर करते हैं, अपने जो एक्चुअल उनकी क्वांटिटी होती है होल्ड करके वो बढ़ाते हैं। लेकिन मैं सिंपली आपको ये बताऊं कि जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर जो है, रेनफॉल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है, हमें रेनफॉल को स्टडी करना ज़रूरी है। मॉनसून की वजह से हमारे इंडिया में बारिश होती है, कुछ महीनों के लिए बारिश होती है, लेकिन मैक्सिमम मंथ्स में बारिश नहीं होती है, इसलिए हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाता। वाटर टेबल है उसका जो वो लो हो रहा है, ठीक है। वाटर टेबल कम होने से क्या होगा कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर से बहुत सारे लोग इरिगेशन करते हैं, और ये एक कारण है स्प्रिंग्स का। जो बोलियाँ होती हैं आपने देखा होगा कि जैसे थोड़ा ड्रॉट्स पड़ते हैं वो सूखने लगती हैं। अगर वो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है उसका लेवल नीचे होता जाएगा तो हमने बहुत सारे हैंड पंप्स लगाए हुए हैं, वो वहाँ देखोगे कि हैंड पंप्स में भी पानी अब नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो पानी है वो शॉर्टेज पड़ रही है, पानी कम हो रहा है। देखो पानी जो है को हम दरिया एक है, दरिया से पानी जाएगा, अगर उसको समुद्र में जाने दिया जाए और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी है, ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स से क्या बनते हैं, रिवर्स बनते हैं, ठीक है। हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये रखना चाहिए कि जो रेन है, रेनफॉल जब होता है उस रेन का वाटर हमारे जो किसान लोग जो है यूज़ करते हैं। और ये रेन, अगर आपको ये भी पता है कि ये अनइवन होती है, कि इसका कोई पर्टिकुलर पता नहीं होता कि किसी का ज़्यादा हो जाए किसी का कम हो जाए। बहुत सारे हमारे फार्मर्स रेन पे डिपेंडेंट हैं। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप नहीं होगी तो वो उसी पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि जिन जिन कंट्रीज़ में वाटर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं वो कंट्रीज फ्लोरिश कर रही हैं। क्यों फ्लोरिश कर रही हैं? कि क्योंकि वो उनको क्रॉप यील्ड बहुत अच्छी होती है, और क्रॉप यील्ड होगी तो खाना तो उसमें क्रॉप्स ही है, समझ रहे। तो इस तरह से उन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा तरह से सिस्टम है। लेकिन हमारे इंडिया में या जिस भी कंट्री में रेनफॉल कम है तो वहाँ पे क्रॉप यील्ड अच्छी नहीं होती है और वो पॉवर्टी का शिकार बन रही है। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फार्मर्स हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड है, इसलिए पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि किसी टाइम रेनफॉल हुई तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं हुई तो फसलें अच्छी नहीं होगी, और वो फार्मर्स जो है उनका पूरा साल का जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा जो रेन का वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीप हो जाए हमारे ज़मीन के अंदर, उसका प्रयास हमें करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीप कैसे होगा? हम पक्की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पक्के गलियां बना रहे हैं, सड़कें पक्की बन रही हैं, जो पूरे के पूरे शहर ही पक्के बन रहे हैं, तो समझ लो कि जहाँ पे सब कुछ पक्का ही बन रहा है तो रेन वाटर क्या होगा, ऊपर से निकल के नालियों के जरिए फ्लड बन के जो है दरिया में चला जाएगा, उल्टा ही वो साइल एरोजन करेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन कवर हमारे साइल पे हो। वेजिटेशन कवर होगा तो जहाँ बारिश पड़ेगी तो वो आस्था से वहाँ पे नीचे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अल्टीमेटली द वाटर
seeps down to the underground and it will raise the level of water table. तो वाटर टेबल हमें हमारा अच्छा बन जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, तो हम उसको फिर से यूज़ में ला सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि जो भी वाटर हम बॉडीज़ हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका पोल्यूशन ना हो। अगर इनका पोल्यूशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक तो हम खुद उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा हम दूसरी वाटर बॉडीज में गंदा करके बेच रहे हैं, तो वहाँ की जो लाइफ है उसको भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मछलियाँ वगैरह जो वाटर बॉडीज होंगी उनमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर बॉडीज में एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है। इसलिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो है हमें करना जो है बहुत ज़रूरी है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि द वाटर जो है शुड बी मैनेज्ड इन सच ए वे इट कैन बी अवेलेबल फॉर यूज टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। अभी देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री इंडिया ने क्रिएट कर दी है और इनका ये भी मिशन है कि 2022 तक सभी लोगों को जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। और ये कैसे हो पाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट से ही हो पाएगा, क्योंकि जो भी हमारे स्ट्रीम्स हैं, दरिया हैं, इनका पानी को अच्छे ढंग से यूज़ करके लोगों के को अवेलेबल किया जाए ताकि वो अपने क्रॉप्स लगा सकें, अपना फ्रेश वाटर जो है वो यूज़ कर सकें। और इसलिए वाटर की जो आपको मैं बताऊँगा, वाटर की नीड जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम में बढ़ रही है। क्यों? एक तो नेचर में ही पानी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बारिशें कम हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। अगर बारिशें होती हैं तो बादल फटते हैं तो वो एक फ्लड बन जाता है, उल्टा ही वो पोल्यूशन करता है। इसी तरह से जो पानी है हमारा सिटीज़ में वो बहुत गंदा होकर नालियों से ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स कि वाटर की स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि ये सारा का सारा जो वाटर स्कैरसिटी का जो सिस्टम है इसको रिड्यूस करने के लिए हमें अच्छी तरह से मैनेजमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है। अगर हम उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो तब हम इसका अच्छी तरह से बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये जो सारी वाटर की बॉडीज़ हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स जो है दे आर द सोर्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। ग्लेशियर से ही पानी जो है दरिया जो है बनते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हमने इसी स्तर पे पोल्यूशन रखा, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। अगर सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो इतने दरिया जो है साल भर जिनमें पानी रहता है तो ये दरिया जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर इतने दरिया बंद हो जाएंगे तो हमारे इतने डैम्स बनाए हुए हैं, इन डैम से इरिगेशन करते हैं, इतने मतलब की बेनिफिट्स हैं डैम्स के, तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। लेकिन देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डैम्स। और ये दरिया का पानी और जो आता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अस्पताल में लाया जाता है। अगर यही कम हो गया, रिवर नहीं होंगे, तो फिर जो है एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो है हमें हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमें ये करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करना है, ताकि जो ये ग्लेशियर्स हैं ये हमारे बच जाएं और ये हमारे रिवर्स का सोर्स बने रहें। और जो रिवर्स का सोर्स बने रहेंगे तो हम उस रिवर का पानी जो है यूज़ कर पाएंगे, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है डैम बना पाएंगे, उससे बिजली भी निकाली जाएगी और उसके अलावा हम उसका पानी इरिगेशन या दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। और वहाँ से डैम में जब पानी रिजर्वर में इकट्ठा रहता है, वहाँ से अंडरग्राउंड जो है ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज जो है अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू मेक द मैनेजमेंट ऑफ वाटर in our day-to-day life so that it can be available for use to all the human beings as well as wildlife। और आपको ये पता है कि जो भी वाटर है, हमारा वाटर जो है ये सिर्फ हम के लिए ही नहीं है, ये सभी एनिमल्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स को भी फ्रेश वाटर मिलना चाहिए, जो प्लांट्स हैं उनको भी मिल जाए, तो फिर हमारा जो है हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत है, वो हरा भरा रहेगा। और इसमें बहुत सारी जो है इम्पॉर्टेंट जो है हम वेजिटेशन होगी, इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन होगी, क्रॉप्स होगी। आपको पता है कि आजकल हाई यील्डिंग क्रॉप्स आई हैं,
तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। उतना ज़्यादा मात्रा में पानी अगर हो गए तो वो क्रॉप्स ही नहीं बनेंगे। तो जब वो क्रॉप्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब हमारी कंट्री इकोनॉमिकली रिच नहीं बन सकती। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी जो हमारा हम लकी हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दरिया जो है हैं, और इनका दरिया का पानी जो है अच्छी तरह से डाइवर्ट करके जो है फार्मर्स के लिए अवेलेबल बनाना चाहिए, ताकि उनको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए उनको एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिविटी करने के लिए।